नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। सन 1983 में गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य का एक डायलॉग था कि जूते उतर जाने के बाद छोटे छोटे कंकड़ भी चुभने लगते हैं। एक 40 साल पुराने उस डायलॉग को यदि समझना हो तो रायपुर के ढेबर परिवार की मौजूदा स्थिति को देखकर समझा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार का शासन था तब ढेबर परिवार की तूती बोला करती थी। कोरोना संक्रमण काल में पुलिस की वर्दी उतारने की धमकी देने वाले ढेबर परिवार के एक छोटे चिराग शोएब ढेबर का वो वीडियो खूब वायरल हुआ था। उस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को समझ में आ गया था कि रसूख का दुरुपयोग कैसा होता है, किस तरह से भूपेश बघेल सरकार के पावर का उपयोग करते हुए सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। ढेबर परिवार 2019 में अप्रत्याशित रूप से एजाज ढेबर रायपुर के महापौर बने। तब हर किसी को उम्मीद थी कि प्रमोद दुबे ही महापौर बनेंगे, जो पहले भी महापौर रह चुके थे। स्वाभाविक रूप से दावेदारी तो उन्हीं की थी, अनुभव और प्रभाव में कहीं भी वो कम नहीं थे। बावजूद इसके ढेबर परिवार का सिक्का ऐसा चला कि एजाज ढेबर न केवल महापौर बने बल्कि पूरा सिस्टम उनके इर्द गिर्द घूमने लगा। शराब हो, चाहे रेत का ठेका हो, कबाड़ का धंधा हो या अवैध कब्जे का कोई कारोबार, हर जगह ढेबर परिवार का नाम आ रहा था। लेकिन मीडिया से लेकर पूरे सिस्टम पर अपना ऐसा प्रभाव रंग जमाया था ढेबर परिवार ने कि कोई उनके आगे चू नहीं करता था, मानो पूरे सिस्टम के हाथ पैर बांध दिए गए हों। ये तस्वीर है 20 अप्रैल 2021 की। कोरोना संक्रमण काल का भयानक समय था। बिना मास्क के घर से निकलने की मनाही थी, लेकिन शोएब ढेबर जो अनवर ढेबर के पुत्र और एजाज ढेबर के भतीजे थे, उन्होंने एक पुलिस वाले को उनकी ईमानदारी से की गई ड्यूटी के बदले धमकी दे दी कि वो उसकी वर्दी उतार लेगा। इस वीडियो को आप एक बार फिर गौर करें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद हुआ क्या और उस पुलिस वाले को इसकी क्या सजा भुगतनी पड़ी। तो क्या हो गया तो भाई मास्क नहीं लगाओ तो मास्क नहीं लगाओ उसका। चलो मैं बोल रहा हूँ मास्क नहीं लगाओ, सस्पेंड करवाएगा, करवा दिया ना। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया ने ढेबर परिवार की इस दादागिरी को समझा। पुलिस वाले ने ईमानदारी से दबाव में आकर 5 रुपए का चालान काट दिया। ये रसीद आप देख रहे होंगे, हिंदी में लिखी हुई आपके स्क्रीन में नजर आ रही होगी। सोशल मीडिया के दौर में जब किरकिरी हुई सिस्टम की तो अंग्रेजी में एक और रसीद इसी 20 अप्रैल 2021 की तारीख को काटी गई, लेकिन रकम बढ़कर हो गई 500 रुपए। क्या फर्क पड़ता है, 500 दे, 5000 दे या 5 लाख रुपए दे, पैसे तो खूब थे, प्रभाव भी खूब था, सिस्टम आगे पीछे घूम रहा था। शोएब ढेबर की वैसे ये कोई एक अकेली हरकत नहीं थी। मौजूदा समय में कुछ नए मामले दर्ज हुए हैं। अनवर ढेबर और उनके 2 पुत्र जुनैद ढेबर और शोएब ढेबर के विरुद्ध अलग अलग थानों में FIR दर्ज हुए हैं। ताजा मामला है, जल्दी गिरफ्तारी होगी। गौर करने वाली बात यह है कि शिकायतकर्ता एक ही है, 2 अलग अलग थानों में अलग अलग FIR दर्ज हुई है, एक रायपुर की पुरानी बस्ती में, एक रायपुर के सिविल लाइन थाने में। इस मामले को भी हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले शोएब ढेबर की वो पुरानी हरकतें जो आज भी ढेबर परिवार के आतंक के सबूत दे रही है। कॉलेज गया 11:30-12 बजे के बीच में, जाते साथ ही 10-12 लोग आए हैं मेरे पास। और उसके बाद बोले कि इधर आके बात कर, तो मैं बोला कि नहीं, उधर जाके बात नहीं करूंगा। उसके बाद उन्होंने मेरे को माँ बहन की गाली दी, बोले कि मेरे को नहीं जानता, महापौर एजाज ढेबर का भतीजा हूँ शोएब ढेबर, और बोले कि हम लोग का राज चलेगा यहाँ पे, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग का बात नहीं मानोगे तो जो तुमको यहाँ जीने नहीं देंगे, कॉलेज से रजिस्ट्रेट कर देंगे। ऐसा सब बहुत सारी बात की। उसके बाद हाथापाई करके मेरे को चाकू से शोएब ढेबर ने सर पे 3 या 4 जगह मार दिया। कार में मुझे किडनैप करके लेके गए हैं शोएब ढेबर और मारते मारते लेके गया है मुझे हर जगह। मोआ थाना तक लेके गया है। गाड़ी में इसके साथ 2 लोग बैठे थे। सीमर क्लब से मेरे को चलती गाड़ी में मारते मारते पिस्टल इसके पीछे टिका के मेरे को लेके गए हैं। फार्म हाउस ले जा रहे थे। उसके बाद जब मोआ थाना पहुंचा तो मैं आवाज मारना चालू किया कि बचाओ बचाओ करके, जिसमें मुझे बोलता है शोएब ढेबर कि थाना मेरा है, TI मेरे हैं, SP मेरे हैं, CM मेरे हैं, सरकार मेरी है, जो करना है कर सकते हैं। पुलिस वाले के सामने मोआ थाने में मुझे मारे हैं एजाज ढेबर महापौर का भांजा। भूपेश सरकार के पावरफुल महापौर एजाज ढेबर ने प्रियंका गांधी के रायपुर आगमन पर
गुलाब की पंखड़ियों से उनके रास्ते को सजा दिया था। न मालूम कितने लाख रुपए खर्चा किए गए होंगे, ये पैसे कहां से आए हिसाब तो कोई नहीं दे सकता। लेकिन एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर, जो इन दिनों शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद है, उनके विरुद्ध 2 नई एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही उनके 2 पुत्रों जुनैद और शुएब के विरुद्ध भी अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज हुई है। इनके विरुद्ध पुरानी बस्ती थाने में इरफान मेघजी नामक एक व्यक्ति ने रिपोर्ट लिखाई है कि इनके घर में घुसकर अनवर ढेबर, उनके पुत्र और अन्य लोगों ने चोरी की है। चोरी की वारदात 30 मार्च की बताई गई, जब सत्ता बदल चुकी थी। लेकिन ढेबर परिवार को शायद इसका एहसास नहीं था कि वो सत्ता से बाहर हो चुके हैं। बावजूद इसके इस बार इनकी गुंडागिर्दी काम नहीं आई, पड़ताल हुई और अब जाके एफआईआर दर्ज हुई है। दूसरी एफआईआर सिविल लाइन थाने में दर्ज हुई है। यहाँ मामला साइबर स्टॉकिंग का दर्ज हुआ है। किसी युक्ति का इसमें नाम आ रहा है। साइबर स्टॉकिंग यानी इंटरनेट के माध्यम से किसी को उत्पीड़न करना, प्रताड़ित करना। ये 2 नई एफआईआर दर्ज हुई है। रायपुर के एडिशनल एसपी लखन पटले जिस तरह से इस मामले के बारे में मीडिया को जानकारी दे रहे थे, उससे एहसास हो गया कि कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई थी कि रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के वो मालिक हैं, सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। ऐसी ही कुछ हरकतें लगातार हो रही थी, आम जनता प्रताड़ित थी। आज मैं आपको ढेबर परिवार के अलावा एक और उदाहरण दूंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि कुछ लोगों ने छत्तीसगढ़ में सिस्टम का किस तरह से दुरुपयोग किया। लेकिन अब जब हालात बदल गए हैं, अब मौजूदा सत्ता के ऊपर यह दबाव भी है और नैतिक जवाबदारी भी है कि ईमानदारी से काम हो। जिन वादों को लेकर सत्ता की कुर्सी नसीब हुई है, उसके अनुसार जनता का विश्वास भी कायम रहे। ये दूसरी तस्वीर है बेबीलोन होटल की, वही वीवीआईपी होटल जहां अनेक वीवीआईपी लोग जाते हैं, आराम करते हैं, पार्टियां करते हैं, ढेर सारी बैठकें करते हैं। यहाँ बुलडोजर चल रहा है। रायपुर के जाने समझने वालों को शायद यकीन नहीं हो रहा होगा कि आखिर बेबीलोन होटल पर भी बुलडोजर चल सकता है। 5000 स्क्वायर फीट की जगह है। किचन की जगह बताई जाती है, वही किचन जहां से खाना पककर वीवीआईपी लोगों तक पहुंचता होगा। अब इस पर बुलडोजर इसलिए चल रहा है क्योंकि इस होटल के पीछे विधायक कॉलोनी है, जहां बरसात के दिनों इस होटल के अतिक्रमण के कारण गंदगी फैल जाती थी। नाली से पानी का बहाव रोक दिया जाता था। लेकिन अब जब बुलडोजर चल चुका है, नाली भी साफ है, गंदगी भी साफ है और संदेश भी साफ है। आने वाले दिनों में कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में ऐसी ही तस्वीर प्रस्तुत होने वाली है। सत्ता को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले चंद लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सबक है। जिस तरह से विष्णुदेव साय सरकार के सामने कुछ मजबूत चुनौतियां प्रस्तुत की गई है, नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, ढेर सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वादा किया गया है। जिस तरह के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से सुशासन कायम हुआ, जहाँ की आबादी 24 करोड़ है, बावजूद इसके वहाँ गुंडा मुक्त शासन बनाने का जो संकल्प लिया गया था, जिस तरह से न केवल बुलडोजर चलाए गए बल्कि समय समय पर ढेर सारे इनकाउंटर भी हुए। इसलिए आवश्यक यह है कि क्राइम कैपिटल के नाम से कुख्यात होती जा रही रायपुर को साफ सुथरा बनाने के लिए बुलडोजर और एफआईआर से भी कहीं ज्यादा सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ से आगे अब बात देश की लोकसभा चुनाव का 7वां चरण का मतदान 1 जून को होना है। नतीजे लगभग साफ है। हमारे पास भी सट्टा बाजार के अलावा अन्य सूत्रों से जो जानकारी मिलकर आ रही है, जो मजबूत जानकारी है, सीटों की सही जानकारी है, किसे कितनी सीट मिलने की पक्की संभावना है, इस पर मैं आने वाले अंक में आपको जरूर एक प्रभावशाली वीडियो के माध्यम से वो जानकारी दूंगा, जिसे जानना समझना आपको बहुत जरूरी है। हालांकि 1 जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल पर बैन है, प्रतिबंध है। हम चुनाव आयोग के उस आदेश का सम्मान करते हुए मौजूदा हालात जो है उस पर जानकारी देंगे। न केवल वो आशंका है बल्कि हमें पक्का यकीन है परिणाम इसी के आसपास आने वाला है। 543 सीटों में किसे कितनी सीट मिल रही है, इसकी एक पक्की जानकारी होगी। 7वें चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से पसीना बहा रहे हैं, जिस तरह से नई नई बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं, वहाँ कई तरह के विवाद भी लाने की कोशिश हो रही है। उनके पूरे वाक्य के कुछ अंश को दिखाकर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू संडे को नहीं मानते। आपके लिए आवश्यक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड की एक सभा में दिए गए अपने भाषण के दौरान क्या कहा था, इस बारे में आप गौर करें और यह भी गौर करें उन्होंने संडे की बजाय जुम्मे के दिन दी जाने वाली छुट्टी के बारे में क्या कुछ कहा। हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। वो क्योंकि जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है,
पवित्र दिवस। तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ये क्या चल रहा है भाई? 13 साल मुख्यमंत्री और 10 साल प्रधानमंत्री रहने के 23 साल के अपने लंबे शासकीय अनुभव के बावजूद 74 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से आम सभाएं ले रहे हैं, रैली कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि वो 18 से 20 घंटे काम करते हैं। उनके विरोधी भी ऊर्जा से लबरेज। प्रधानमंत्री की ऐसी सक्रियता को देखकर अचंभित हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा को यकीन है उड़ीसा में जहां लोकसभा के साथ विधानसभा के भी चुनाव आ रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। इस बारे में भी पक्का यकीन दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में वापसी के साथ कुछ और बड़ी बात कही, उस पर हमें गौर करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बिगड़ती सेहत के पीछे किसी साजिश की बात कर रहे थे। साफ तौर पे वो कह रहे थे कि हम सत्ता में उड़ीसा में जब वापसी करेंगे तो उनकी सेहत की जांच कराएंगे। दरअसल उनका सीधा इशारा वीके पांडियन के ऊपर था। ये वही पांडियन है जो इन दिनों नवीन पटनायक के साथ परछाई की तरह चलते हैं। पुराने आईएएस अधिकारी हैं, दक्षिण भारत से हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें बाहरी बताते हैं। नवीन पटनायक का वैसे कोई राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से नवीन पटनायक को वो डिक्टेट कर रहे हैं, चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मयूरभंज से उनका एक ऐसा ही वीडियो आया जो सोशल मीडिया में भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वीके पांडियन नवीन पटनायक को अपने हाथों से किस तरह संभाल रहे थे, उसे भी हमें देखना चाहिए। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वक्तव्य जो चर्चा का कारण बना हुआ है। नवीन बाबू के सभी शुभचिंतक बहुत चिंता में है। वो ये देखकर बहुत परेशान है कि पिछले 1 साल में अचानक नवीन बाबू की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई। नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ना। उड़ीसा में भाजपा सरकार का विजय होने के बाद हमारी सरकार, उड़ीसा की भाजपा सरकार एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी। नवीन पटनायक की सेहत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई चिंता के बाद नवीन पटनायक का भी एक वक्तव्य सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो मेरे सच्चे हितैषी और दोस्त हैं, तो मुझे फोन कर लेते, सार्वजनिक रूप से मेरे सेहत की चर्चा नहीं की जानी थी। लेकिन नवीन पटनायक का जिस तरह का वीडियो आया उसके बाद चर्चा तो बनती थी। राजनीति में सच्चाई और साजिश से भरी ऐसी ढेर सारी घटनाएं देखने को मिलती है। आम जनता भी बखूबी समझती है। कई बार ऐसी गहरी साजिश से भरी हुई घटनाओं को देखने के बाद आम जनता राजनीति से दूर रहना ही पसंद करती है। लेकिन हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। देश और समाज के लिए अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि नीचे दिए गए नंबरों पर यदि राष्ट्रबोध रूपी जनमंच को या आप सहयोग करना चाहते हैं तो सहयोग जरूर करें। साथ ही मेरा यह भी आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको और हमारा साथ ज्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।